अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टोक्स थ्योरम। इसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू मैंने स्टडी क्लास में भी दिया। दिस इज अगेन अ कन्वर्जन ऑफ लाइन इंटीग्रल इनटू द एरिया एरिया इंटीग्रल। बस फर्क इतना आ जाता है, वहां पर हम स्केलर में कर रहे थे, यहाँ पर हमारे पास अब वेक्टर की फॉर्म में एरिया इंटीग्रल डिफाइन किया गया है। सो एक तो ऑब्जर्वेशंस हैं इसकी, जो आपको यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ना है और समझना है। एक एग्जांपल के तहत हम उसको देखेंगे। अभी इसका स्टोक्स थ्योरम का प्रूफ मैं आपको पूरा मैंने इसको नोट डाउन किया हुआ है, उसको मैं आपको शेयर कर दूंगा। कभी कभार पूछा जाता है, ठीक है। जब मैं आपको शेयर कर दूंगा तो मैं आपको फिर एक्सप्लेन भी करूंगा उसे, ठीक। जब तक मैं अभी शेयर नहीं कर रहा हूँ तब तक उसको अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा। मीन्स हम इस एक्सरसाइज के होने से पहले आपको वो शेयर करेंगे और इस एक्सरसाइज को बाइंड अप करने से पहले उसे एक्सप्लेन भी करेंगे। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि आज की क्लास के बाद आपको कल की क्लास से पहले ये स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट भी मिल जाए, जिससे हम कल इसको जब बाइंड अप करें तो इसके लिए आपको डिफाइन किया जा पूरा एक्सप्लेन कर सकें। सो बेसिकली अब स्टोक्स थ्योरम में है क्या, ये आखिर डिफरेंट आपको क्यों इन्होंने दिया है और इससे आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 1 तो अभी हम करना ही नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल 1 अगर अभी हम करेंगे तो आपको काफी कंफ्यूजन होंगे, वो बाद में देखेंगे। यहाँ पर बेसिकली अब आपके पास एक फोर्स वेक्टर फील्ड है जो आपको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में दिया गया है। आप सरफेस इंटीग्रल ऑब्टेन करना चाहते हैं, अभी एरिया इंटीग्रल नहीं। अब आपको यहाँ पर एक तरह से कह सकते हो कि सरफेस इंटीग्रल आपको ऑब्टेन करना है, ठीक है। तो सरफेस से फिर हम फर्दर उसको प्रोसीड करेंगे। मींस जो आपने अभी सरफेस इंटीग्रल प्रीवियसली किया है, जस्ट उसमें आप अपनी प्रॉब्लम को कन्वर्ट करके ले जा रहे हैं फ्रॉम द लाइन इंटीग्रल। एक्चुअली अभी मैंने शायद गलती से आपको एरिया इंटीग्रल बोल दिया था, तो ये सिर्फ वहाँ लाइन इंटीग्रल था, उसका आपने कन्वर्जन किया था इनटू द एरिया। यहाँ पर आपने कन्वर्जन किया है लाइन इंटीग्रल इनटू द सरफेस वन। अब एक दो लोगों का हो सकता है कि एक क्वेश्चन ये हो कि हमें इसका एडवांटेज क्या होगा। तो कई बार आपके पास जो बेसिकली कर्व है, जैसे आपने ग्रीन्स थ्योरम में नोटिस किया कि कर्व जो आपके पास गिवन कर्व्स हैं उन पर आपको प्रॉब्लम प्रोसीड करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है, लेंथी हो सकता है। आपका जो पैरामीटराइजेशन है वो आपको में भी हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा हो। एरिया कन्वर्जन आपको कुछ इजी पड़ रहा होगा, ठीक है। तो जो पॉसिबिलिटीज आपकी हैं कि भाई हम इसको इसके इक्विवेलेंट भी टेक कर सकते हैं, वो यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो लाइन का इंटीग्रल जो लाइन इंटीग्रल है यानी कर्व पर आपका इंटीग्रल है, उसको यहाँ पर इन्होंने कन्वर्ट किया है ओवर द सरफेस। अब ऐसे तो नहीं है कि डायरेक्ट सरफेस पर हो जाए, भाई डायरेक्ट सरफेस पर तो इंटीग्रल नहीं हो सकता है, उसके लिए कुछ ना कुछ एग्जाम्पशंस दी गई होंगी। जस्ट लाइक आपने जैसे लाइन इंटीग्रल पढ़ा था, तो सिर्फ एक कर्व आपने पढ़ा था कि ये गिवन कर्व है। अब कर्व से सरफेस तो जनरेट होगा नहीं डायरेक्ट, तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम बेसिकली सरफेस के साथ एसोसिएट दी जाएगी। उसके साथ में कोई एसोसिएटेड कर्व होगा, तो उस पर अगर आपसे लाइन इंटीग्रल गिवन है, देन यू कैन कन्वर्ट इनटू द सरफेस वन एंड यू कैन सॉल्व इट। तो ये बेसिकली आपकी गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपकी प्रॉब्लम्स टैकल करनी होगी। जैसे इस एग्जांपल में आप अगर देखें, मैं पूरा भी थोड़ा सा इसका जो फॉर्मूला है वो भी लिख के दूंगा आपको, लेकिन जैसे यहाँ पर आप पहले इसको थोड़ा सा देखें तो आपको ज्यादा समझ आएगा। एस बी द पोर्शन ऑफ द प्लेन, एस बी द पोर्शन ऑफ द प्लेन, प्लेन इज बेसिकली a surface that lies in the first octant and let's see with the boundary of this s। तो अब जो यहाँ पर आपको लाइन इंटीग्रल दिया गया है वो बेसिकली आपको बाउंड्री पर दिया गया है, बाउंड्री ऑफ द सरफेस पे दिया गया है। ट्रेवर्स्ड काउंटर क्लॉकवाइज वो कंडीशनल है, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देखिए डायरेक्ट आपको कर्व नहीं दिया है, अब आपको सरफेस की बाउंड्री एज ए कर्व डिफाइन की हुई है। तो अब उसको आपको सॉल्व करना है। सो उसको हम इजीली सॉल्व करने के लिए यहाँ पर वेरिफिकेशन इस पर्टिकुलर एग्जांपल में है, तो हमें दोनों ही करने पड़ेंगे, ठीक है। स्टोक्स थ्योरम का एप्लीकेशन भी करेंगे, मींस जो हम राइट साइड लिखेंगे कुछ लाइन इंटीग्रल की, उसको भी प्रोसीड करेंगे, और जो लेफ्ट साइड आपके पास लाइन इंटीग्रल है हम उसको भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि हमसे वेरिफिकेशन पूछा गया, अगर नहीं वेरिफिकेशन पूछा गया होता
तो हम डायरेक्टली इसको स्टोक्स थ्योरम पर सॉल्व कर लेते हैं। आई थिंक इस एग्जांपल से थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आपको ये भी मिल जाएगा कि लाइन इंटीग्रल आपका थोड़ा सा लेंदी है और सरफेस इंटीग्रल आपका इन कंपैरिजन टू लाइन इंटीग्रल आपके पास काफी सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिल रहा होगा। तो सबसे पहले हम स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट लिखकर इस एग्जांपल को प्रोसीड करते हैं। चलिए स्टोक्स थ्योरम, अब यहाँ पर आपके पास बेसिकली गिवन आपको होता है लेट एस बी एन ओरिएंटेड। ये जो वर्ड आ रहे हैं ये मैं आपको फिर से अगेन अभी एक्सप्लेन करूंगा। व्हाट डू यू मीन बाय द ओरिएंटेड? ओरिएंटेड सरफेस विद यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैपिटल N and assume that S is bounded by a piecewise smooth Jordan curve C whose orientation is compatible। कंपेटेबल का मतलब जानते हैं आप लोग? if capital F is a vector field that is continuously differentiable on S, then ये बाकी कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल वेक्टर फील्ड ये आपकी कंडीशंस हैं। कंपेटेबिलिटी एज वेल एज ओरिएंटेड ये सारी कंडीशंस आपको गिवन है। ये नए वर्ड्स आए हैं, थोड़ा सा मैं आपको इसको बता दूंगा कि इनका मतलब क्या है, आप इनको क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इंटीग्रल ऑफ सी एफ डॉट डी आर लाइन इंटीग्रल कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ सरफेस इंटीग्रल कर्ल एफ डॉट एन डी एस। ठीक है, ये आपको प्रूफ में मिल जाएगा कि एफ डॉट डी आर कैसे आपका कर्ल ऑफ एफ डॉट एन बन रहा है। सरफेस में बहुत स्मूथली तो नहीं बना पा रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके देने की। दिस इज एक्स वाई जेड, ठीक है। सरफेस चलिए भाई कोशिश करते हैं, कुछ भी आप बना लीजिए। ये बेसिकली देखिए ये थोड़ा सा मैंने कोशिश किया है, मैं और इसको थोड़ा ये सरफेस मतलब जो आपने सच एज कुछ भी आप कंसीडर कर लीजिए कि आपके पास कोई टेंट समथिंग है या कुछ भी आपने बकेट या कुछ दिया है, इसका एक सरफेस आपने सिर्फ जस्ट लाइक आप बकेट को कवर्ड बकेट ले लीजिए तो उसका टॉप सिर्फ आपने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया है, बॉल्स को हम यहाँ पर नहीं दिखा पा रहे हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर इंडिकेट किया है और जो आपकी बकेट का जो हॉलो पार्ट है वो आपने यहाँ पर व्हाइट सेगमेंट में दिखाया हुआ है। 1 मिनट, हेलो
जी हाँ। ओके। ये अभी भी बड़ा इंटरप्शन हो रहा है, सॉरी। सो हाँ, बेसिकली यहाँ पर हम सिर्फ थोड़ा सा आपको कोशिश की है कि भाई ये आपका सरफेस है, इस तरह से सरफेस आ रहा है। तो अब ये जो मेरे पास ब्लैक मैंने जो बाउंड्री यहाँ रिप्रेजेंट की, दिस इज बेसिकली द बाउंड्री ऑफ द सरफेस। तो जैसे मैंने अभी फॉर एग्जांपल आपका बकेट ले लिया, तो बकेट का जो टॉप है वो आपको यहाँ येलो शेडेड मैंने जस्ट रिप्रेजेंट कर दिया, और उसकी जो बॉल्स है नीचे जो आपको वर्टिकली आ रही है वो मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उसको मैं यहाँ पर, क्योंकि सरफेस तो वो भी है, ठीक है, उसको मैंने सिर्फ बाउंड्री मान लिया। तो ये जो मेरा ब्लैक से लाइंस आ रहे हैं, दिस इज बेसिकली द बाउंड्री। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये आपके टॉप का जो बाउंड्री है, और ये टॉप वाला सेगमेंट दिखाया हुआ है जो आपको थोड़ा सा रीजन दिखे, और ये आपकी बकेट के साइड्स आ रही है, जस्ट लाइक उस तरह से आपने कुछ कॉल किया हुआ है। तो अब यहाँ पर अब सरफेस पर नॉर्मल वेक्टर तो हमेशा सरफेस पे आप लेते हैं। तो सरफेस पे कोई भी पॉइंट आपने मान लिया, यहाँ सपोज आपका कोई पॉइंट है, ये आपका कोई पॉइंट हो गया। इस पॉइंट पर आपने नॉर्मल लिया, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट दैट पॉइंट। तो इसको मैंने ऑर्डवार्ड ड्रॉ कर लिया, सपोज दिस इज माय नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। अब सी का जो ओरिएंटेशन है वो कैसा होना चाहिए, जो यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है, ओरिएंट, एस बी एन ओरिएंटेड सरफेस with unit normal vector n and assume that s is bounded by a piecewise smooth Jordan curve C whose orientation is compatible with that of S। इन दोनों का मतलब पहले यहाँ समझ लीजिए। अब n आपका यूनिट ऑडवर्ड नॉर्मल वेक्टर हो गया। ये जो आपने ओरिएंटेड सरफेस वर्ड यूज किया, ओरिएंटेड सरफेस का मतलब है कि आपका जो बाउंड्री ऑफ द सरफेस इज काउंटर क्लॉकवाइज ओरिएंटेड इफ यू टेक द नॉर्मल वेक्टर इज
Okay, normal vector in outward direction. If you take the normal vector in outward direction, then the orientation is counterclockwise. अगर ये आपने इनवर्ड लिया होता तो आपको ये क्लॉकवाइज कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये नॉर्मल वेक्टर और इसका जो ओरिएंटेशन ऑफ सी है वो दोनों पर बेसिकली सरफेस ओरिएंटेड आपको दिखाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने सी का ओरिएंटेशन ये मार्क किया हुआ है। ठीक, अब मेरा एस का एस इज ओरिएंटेड का मतलब सिंपली यही हो गया कि जो आपने एन है, एन को आउटवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ किया। कंपेटेबल वो ऑलरेडी हम इसके साथ एन और सी का और जो ओरिएंटेशन है उसको दिखा चुके हैं। अगर एन हमारा आउटवर्ड है देन यू टेक द ओरिएंटेशन काउंटर क्लॉकवाइज, अदरवाइज इफ एन इज इनवर्ड डायरेक्शन देन यू टेक द ओरिएंटेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो कंपेटेबिलिटी सिंपली, कंपेटेबल जो वर्ड यूज होता है हम नॉर्मली अपने रिलेशंस के अंदर भी कहते हैं कि सच एज हस्बैंड वाइफ रिलेशन इज कंपेटेबल और नॉट कंपेटेबल, मींस if each and everything is fine then the relation is compatible, means उनके बीच में जो नॉर्मली जितनी भी अब जैसे सच है लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। हम अपने मैथमेटिकल टर्म्स में उसमें कॉमनली कह देते हैं कि इफ टू इक्वेशंस आर सेड टू बी कंपेटेबल इफ दे हैव अ कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे आपने लीनियर इक्वेशंस लिखी होंगी, सपोज आपने लिख लिया 2x, या मैं थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ, x माइनस वाई इक्वल टू से समथिंग एंड x प्लस वाई इक्वल टू से समथिंग। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ से 1, यहाँ पर ले लेता हूँ 3। तो इसमें आपको सोल्यूशन क्या मिलेगा, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। तो अब ये दोनों इक्वेशंस को आपका ये सोल्यूशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। दैट इज दीज टू इक्वेशंस आर कंपेटेबल। अभी जो मैं वर्ड यूज कर रहा था हस्बैंड वाइफ रिलेशन और एनीथिंग जो भी आपको कंसीडर करना, तो उनके बीच में अगर कुछ कॉमन है, ठीक है, अब कॉमन आप अपने जो भी आपने यहाँ पर कंसिडरेशन लिया उसके अकॉर्डिंग कंसीडर कर सकते हैं। तो इफ समथिंग इज कॉमन बिटवीन टू थिंग्स और टू पर्संस देन यू कैन से दैट दीज आर कंपेटेबल। तो यहाँ पर हमारे पास जो कंपेटेबल वर्ड यूज किया गया है वो बेसिकली इनका ओरिएंटेशन यहाँ पर कंसीडर कराया गया है। सरफेस कभी ओरिएंटेड नहीं होता है, सरफेस की बाउंड्री हमेशा आपको ओरिएंटेड मिलेगी। तो आप अगर आपके पास ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है देन यू कैन राइट द लाइन इंटीग्रल इन द फॉर्म ऑफ सरफेस इंटीग्रल। किसी को कोई डाउट हो, ये जो कंडीशन यहाँ पर लिखी गई है या जो चीजें यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं उनके रिगार्डिंग? क्यों भाई? नो सर। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी मैं पहले एक एग्जांपल करता हूँ। एग्जांपल नंबर 2 बेसिकली स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई कर रहा है। हम एक इस एग्जांपल को कर लेते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद हम सीधे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे। एक दो एग्जांपल्स आपको करवाए छोड़ेंगे। यहाँ पर आपको दिया है एस बी द पोर्शन ऑफ द प्लेन। तो सबसे पहले हम गिवन सरफेस नोट कर लेते हैं। गिवन ठीक, दैट लाइज इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। तो भाई इसको बना लीजिएगा फिर फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर। ये तो आप लोगों ने ऑलरेडी प्लेन बनाया है, बहुत बार इस प्लेन को बनाया होगा। ठीक है, maybe this is the x axis, this is the y axis, this is the z axis। मैं इसको इसलिए अब दोबारा कर रहा हूं जिससे आप इसको बाउंड्री दिखा सकें। मैंने आपको बना के दिखाया होगा जब हम मल्टीपल इंटीग्रल्स कर रहे थे। बेसिकली अभी जो हमें यहाँ दिख रहा है वो फेस जो हमारे पास कंसिडरेशन में है वो दिख नहीं रहा है। ठीक, अभी हमें ये साइड दिख रही है, ये आपका एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये एक अनदर कोऑर्डिनेट प्लेन है, दिस वन इज अनदर कोऑर्डिनेट प्लेन। जो हमारे पास एक्चुअल है वो हमें दिख ही नहीं रहा है। तो इसके एग्जांपल के लिए मैंने प्रिज्म आपको कंसीडर कराया होगा कि प्रिज्म का जो एक फेस है, आपके प्रिज्म में क्या होते हैं, 4 फेसेस होते हैं। 4 फेसेस यहाँ पर भी होंगे,
3 फेसेस आपको बेसिकली ये कोऑर्डिनेट एक्सिस कोऑर्डिनेट प्लेन्स वाले फेसेस दिए, और जो फोर्थ वन जो आपके फ्रंट में आ रहा है वो बेसिकली ये आपका प्लेन है। ठीक है, तो आप एक कॉर्नर की तरफ को उसकी एक सार फेस रख देंगे प्रिज्म की, और बाकी आपको जो बॉटम पर एक फेस सरफेस आ गया वो आपके पास ही आ गया है एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, आपको एक साइड में मिल गया आपका एक्स जेड कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया, दूसरी साइड आपको मिल गई वो आपका वाई जेड कोऑर्डिनेट प्लेन होगा, और जो आपके सामने आ गया वो आपका बेसिकली एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 आपका प्लेन गिवन है। तो उस प्लेन की ये बाउंड्री दी हुई है, नॉट द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, उस प्लेन की ये बाउंड्री यहाँ पर गिवन है। देन आपको क्या बोला है, लेट सी बी द बाउंड्री ऑफ एस, बना ली है, ट्रेवर्स्ड काउंटर क्लॉकवाइज। ऑलरेडी इसने बोल दिया है कि ट्रेवर्स्ड इन काउंटर क्लॉकवाइज, तो इसमें काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शंस क्या आएंगी, दिस वन, दिस वन और दिस वन। नेक्स्ट, वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर द सरफेस एस एंड द वेक्टर फील्ड। आपको वेक्टर फील्ड गिवन है -3/2y² i -2xyj plus yzk, f is given ठीक है, ये वेक्टर फील्ड है। तो आपको बेसिकली यहाँ पर करना क्या है, आपको इसको प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है स्टोक्स थ्योरम। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर स्टोक्स थ्योरम ही नोट डाउन कर लें। ठीक है, सो यहाँ पर लिखिए वी हैव स्टोक्स थ्योरम क्या होती है भाई, लाइन इंटीग्रल over the closed curve C, f dot dr can be written as the surface integral curl f dot n ds। ठीक है, अब आपको वेरीफाई करना है, आपको लेफ्ट साइड अलग सॉल्व करनी है, राइट साइड अलग सॉल्व करनी है। तो सबसे हम पहले लेफ्ट ही सॉल्व कर लेते हैं, LHS ऑफ स्टार। चलिए भाई इसको नॉमिनेट कर लेते हैं, मे बी दिस इज द O A B C। ठीक है, अब आपका जो क्लोज्ड कर्व C है, सी इज फिजिकली फॉर्म्ड विद द लाइन AB BC एंड CA। तो इसको हम पहले लिख ही लेते हैं, CH is the union of line AB BC एंड CA। ओरिएंटेशन के साथ मैंने लिखा है। ठीक है, अब इन सब पर आप सॉल्व कर लीजिए भाई। तो सिंपल यहाँ पर हम हेंस दिस क्लोज्ड कर्व C f डॉट dr कैन बी रिटन एज, अच्छा मैं f को पुट करके और dr से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, पहले हम इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं तो थोड़ा सा मैं ज़्यादा आसान रहेगा। फाइन, नाउ f डॉट dr अलग ही कर ले रहा हूँ, -3/2 y² i -2xyj plus yz k। व्हाट इज द dr, बताइए भाई। क्लियर, Yes, sir. -3/2 y² dx -2xy dy yz dz। तो ये वैल्यू आपको मिल गई f डॉट डी आर की। तो अगर आप इसको यहाँ पर रखना चाहें तो डायरेक्ट रख सकते हैं, -3/2 y² 2x -xy और yz -2xy
डी वाई प्लस वाई जेड डी जेड। इसको मैं लिख रहा हूं अब ब्रेक करके। अब ये जो सी का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे हो रहा है, ए बी लाइन है, -3/2 बाई स्क्वायर डी एक्स -2xy डी वाई प्लस वाई जेड डी जेड प्लस इंटीग्रल बी सी -2xy डी वाई प्लस वाई जेड डी जेड प्लस इंटीग्रल सी ए -3/2 बाई स्क्वायर डी एक्स -2xy डी वाई प्लस वाई जेड डी जेड। देखिए यहाँ पर ये जो इंटीग्रैंड आप लिख रहे हैं हर एक में आपने सेम लिखा है, तो फिर फर्क कहाँ पर पड़ेगा, क्यों भाई? आपके जो कर्व हैं जिनके अलोंग आपको इंटीग्रेशन करना है वो बेसिकली आपके डिफरेंट। अब सबसे पहले आप मुझे ये बताइए ए बी, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी? क्योंकि भाई इसी से तभी आप पैरामीटराइज करिए या कुछ भी करिए, आपको जो कुछ वैल्यूज पता हो तब आप इसके लिए सॉल्व कर सकते हैं। x plus y equals to 1. x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। ठीक है, मैं इसको पूरा नहीं करूंगा क्योंकि बहुत लंबा है, मैं सिर्फ थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ एवी का। आप देखिए, आप आ जाइए आप अपने एग्जाम्पल में जो आपको लिखा गया है। ठीक है, हमने 3 एजेस बाउंड्री कर्व सी, इसने E1 लिखा है इसको। सो व्हाट इज द E1? x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर, उसको उसने क्या लिखा उसको छोड़ दीजिए। इस पर्टिकुलर जो प्लेन है, जिस प्लेन के अंदर आपकी ये लाइन आ रही है, ये तो बेसिकली आपका एक्स वाई प्लेन है। सो एक्स वाई प्लेन में आपका जेड कितना होगा? द वैल्यू ऑफ द जेड इन दिस प्लेन इज 0। तो जो भी इंटीग्रल आप इस लाइन के अबाउट कर रहे हैं उसमें जेड को हर जगह पुट कर देंगे। सबसे पहले आप हर जगह जेड को पुट कर देंगे, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो 3 डायमेंशन से ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी 2 डायमेंशन। अब पैरामीटराइजेशन आपको करना है नहीं करना है वो अलग मैटर है। ठीक, अब दूसरा बच गया x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो आप एक काम कर लीजिए, सीधे सीधे यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट्स तो पता ही है। दिस वन इज 1 0 0, दिस वन इज 0 1 0। तो क्यों ना आप एक काम करिए, y को इन टर्म्स ऑफ x लिख दीजिए या x को इन टर्म्स ऑफ y लिख दीजिए, और जो भी आपका बच जाता है उसकी यहाँ पर आप लिमिट पुट कर दीजिए। अगर मान लीजिए मैंने पूरी इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस कर लिया, सो माई y गोज फ्रॉम 0 टू 1, y गोज फ्रॉम 0 टू 1। आप डायरेक्ट कर सकते हो। अगले देखिए, यहाँ पर इसने लिखा है 0 टू 1, पैरामीटराइजेशन किया है उसने, हम नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट भी कर लेंगे। ठीक है, और हम यहाँ पर डायरेक्ट कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, हमारे पास क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक, और जो फॉर्म थी वो हमारे पास -3y² डी एक्स -2xy डी वाई प्लस वाई जेड डी जेड। तो सबसे पहले तो आप क्या कर दें, जेड को इसके अंदर पुट कर दो। जैसे ही आप जेड को पुट करेंगे तो ये टर्म आपका खत्म हो जाएगा। इज इट क्लियर? क्यों भाई? सर ये आपने लिमिट्स पुट कर रहे हो? नहीं, अभी बच्चे मैं पैरामीटराइज नहीं करा रहा हूँ। मैंने जैसे अभी बोला ना कि बिना पैरामीटराइजेशन के भी आप कर सकते हो, अगर आपको नहीं हो पा रहा है तो आप पैरामीटराइज कर लीजिए। यह एग्जाम्पल लिखा है इसलिए मैं इसको थोड़ा स्किप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ एक्सप्लेन करके छोड़ दूँ। मैं सिर्फ आपको सरफेस इंटीग्रल सॉल्व करा दूँ, जो आपको नीचे यहाँ पर लास्ट ये कर्ल एफ और एन जो ये चीज़ें दी गई हैं, मैं सिर्फ आपको इसके लिए सॉल्व करा दूँ। मेरा बेसिक मोटिव ये है केवल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए केवल आपका जो क्या नाम है, सॉरी, सिर्फ मैं चाह रहा हूँ कि ये सॉल्व आपको अलग कर दूं और जो लाइन इंटीग्रल है ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करके छोड़ दूं।
तो यहाँ पर पैरामीटराइजेशन जैसे इसने इवन एज ली, जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया था, ये वाली मैंने भी एज ले रखी है, इस एज को ही मैंने कॉल किया है। तो इस पर इक्वेशन आप लोगों ने अभी बताई कि x + y = 1 होगा, लेकिन भाई हम यहाँ पर 3 डायमेंशंस के अंदर है, ठीक है। अब हमारे पास ये है क्या, ये बेसिकली एक्स वाई प्लेन के अंदर है, तो एक्स वाई प्लेन में जेड क्या होगा, 0। तो जब आप इस इक्वेशन को लिखेंगे, इस लाइन को लिखेंगे, देन दिस कंप्लीट इक्वेशन x + y = 1 with the 0 defines this line in 3 dimension. In 3 dimension, this defines only in 2 dimension. Is it clear or not? बोलिए भाई। मतलब सर आप x + y = 1 और z = 0 को कंप्लीट इक्वेशन बता रहे हो z In 3 x y z dimension, प्लेन में। आप 3 डायमेंशंस के ओके अंदर है बच्चे, तो आपको कोऑर्डिनेट तो तीनों चाहिए होंगे, क्योंकि आपकी जो फंक्शन है उसमें तो तीनों प्रेजेंट हैं। आप जेड को क्या रखेंगे, आपके पास तो कुछ है ही नहीं फिर। नॉर्मली देखिए, लाइन आप लोगों ने जो बनाई है वो एक्स और वाई के अंदर बनाई है, ठीक है। ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, इसका कोऑर्डिनेट 1 0, इसका कोऑर्डिनेट 0 1। आप इस इक्वेशन को नाम देते थे x + y = 1, यही कहते थे ना। यस सर। लेकिन हमारे सामने प्रॉब्लम ये है कि हमको ये दिया तो है, लेकिन यहाँ पर कोऑर्डिनेट इस वक्त 1 0 0 दिए हैं, 0 1 0 दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, हम 3 डायमेंशंस के अंदर है, हमको एक कोऑर्डिनेट यहाँ पर जो लास्ट कोऑर्डिनेट है वो फिक्स किया हुआ है, जिसकी वैल्यू है 0। तो जब भी हम इस इक्वेशन को डिफाइन करेंगे तो वो लिखेंगे x + y = 1 with this z = 0। यस सर। मैंने यहाँ पर यही बना के लिखा है, देखिए। एक्चुअली बस यही थोड़ी सी चीजें हैं, बाकी इसमें कुछ है नहीं समझने के लिए। क्योंकि कई बार हमें यही कंफ्यूजन होता है कि भाई हमने जेड 0 क्यों लिया, इसमें ये 0 क्यों लिया, इसमें ये क्यों लिया, क्या होगा भाई। ठीक, अब देखिए, जो ये कंप्लीट इक्वेशन मैंने यहाँ पर नोट डाउन की है, दिस वन, ये क्यों की, क्योंकि हम जेड एक्सिस यहाँ पर है ही नहीं, एक्स वाई प्लेन में जेड का कंपोनेंट तो 0 होता है, तो हमको वो यहाँ पर डिस्क्राइब करना पड़ रहा है। अब ये डिस्क्राइब इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो 3 कंपोनेंट फॉर्म में है, तो हमें कंपोनेंट तो सारे पुट करने पड़ेंगे ना। तो आपके जो ए बी है, मैं इसी में एक्सप्लेन कर रहा था, तो जो ए बी है आपका बेसिकली, इस ए बी के अंदर हमने जैसे z = 0 रखा, मैंने ये लिखा था यहाँ पर +yz dz। हमने जैसे z = 0, ये अलोंग द लाइन ए बी, हम बात कर रहे हैं केवल ए बी लाइन के अलोंग अभी, ठीक है। जो हमने अपने मार्क किया उसी के हिसाब से, जैसे हमने z = 0 रखा, तो हमारे पास ये टर्म तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। चाहे तो आप उसको dz की वजह से कहिए, चाहे आप बाई जेड की वजह से कहिए, क्योंकि जैसे ही z 0 रखेंगे टोटल आपका 0 हो गया। किसी, अगर यहाँ पर भी किसी जगह पर z प्रेजेंट होता, देन आपको अगेन यहाँ पर 0 पुट करना होता। ओके, अब मैं ये बेसिकली इसलिए बोल रहा था कि हम पैरामीटराइज नहीं करना चाहते, इस तरह से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। मैंने मान लो यहाँ से लिख लिया y = 1 - x, या मैंने यहाँ से x लिख लिया 1 - पाई। आपके पास दोनों चॉइस हैं, तो दोनों लिख सकते हो। अब अगर मैं ये वैल्यू इसके अंदर पुट करूं तो देखिए मेरे पास क्या मिलेगा, माइनस 3/2 है ना, 3/2 बाई वाई आपने एज इट इज रहने दिया। अब dx कितना आएगा भाई, व्हाट इज द dx, भाई dx तो आपका इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा ना। अब माइनस टाइम्स ऑफ dy, भाई यहाँ से इसका डिफरेंशियल ऑब्टेन करिए, -2, x की जगह आपने रख दिया 1 - पाई, y एज इट इज और dy एज इट इज, तो ये कितना हो गया 3/2 y²। dy हम टेक आउट कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, -2y + 2y²।
डी वाई। आप y वैल्यूज कितनी थी, y मिड वाला कॉफिशिएंट, वो सॉरी जो कंपोनेंट है वो आपको y वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। सो y गोज फ्रॉम 0 टू 1। तो आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं av2, जो av लिखा है av की जगह पे लिख सकते हैं y इक्वल टू 0 टू 1 दिस वन। यही चीज इसने यहाँ लिखी है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि अगर आप पैरामीटराइज नहीं करते हैं, आप इस तरह के जो सिंपल क्वेश्चंस हैं किसी एक वेरिएबल को अदर के टर्म्स में राइट डाउन करके भी सॉल्व कर सकते हो। इज इट क्लियर नॉट? यस सर। बाकी आपको भाई में नहीं करना है मत करिए, आप इसको टी में कर लीजिए, आप पैरामीटराइज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी तरीके से हमारे पास जो लाइन अब आती है, लाइन बीसी, बीसी की इक्वेशन आप नोट डाउन कर सकते हो। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ बीसी? बीसी की इक्वेशन बताइए भाई, विद द हेल्प ऑफ दिस प्लेन। y plus z equals to 1 एंड और भी कुछ आएगा साथ में बच्चे, 3 x equals to 0। x इक्वल्स टू 0। यस, ये यहाँ पर आपको नोट डाउन किया, देखो E2, दिस इज द BC, E3। तो ये आपने लाइन इंटीग्रल ऑब्टेन कर लिया, ठीक है। आपका LHS मिल जाएगा, मैं LHS डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, जो भी इसने दिया होगा। टोटल कितना आया इसका, इसने सॉल्व किया है 1/3, ठीक। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। सो बेसिकली दीज वैल्यूज आफ्टर सॉल्विंग 1/3। अब हमारा पार्ट रह जाता है RHS, क्योंकि हमसे यहाँ पे पूछा गया वेरिफिकेशन, तो हम इसलिए पूरा वेरीफाई कर रहे हैं। राइट में क्या था, सरफेस इंटीग्रल कर्ल f डॉट n ds। अब आपको ये निकालना है, s आपके पास क्या दिया है भाई, s आपके पास क्या दिया है, प्लेन सरफेस। भाई ये जो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, यही तो आपको सरफेस दिया है, ठीक। तो एस आपका ये हो गया, ds आप यहाँ से निकाल सकते हो। अब कैसे निकालना होता है ये हम पीछे सरफेस इंटीग्रल में सीखते आए हैं, ठीक है। यहाँ से z इक्वल टू fx y एक्सप्रेस कर लेंगे, वहां से हम ds को इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ fx स्क्वायर प्लस f वाई स्क्वायर प्लस 1 इनटू dA में कन्वर्ट कर लेंगे। टेक द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वन, प्रोजेक्शन जैसे इसका टेक करेंगे ऑन टू द एक्स वाई प्लेन, हमें एक ट्राइंगल मिल जाएगा, ट्राइंगुलर रीजन आ जाएगा, उसको कंसीडर कर लेंगे। अब हमारे पास बचता है क्या है, कर्ल एफ और एन। तो हम पहले कर्ल एफ और एन को सॉल्व करते हैं। सो नाउ फाइंड कर्ल एफ, एक एक स्टेप आप सॉल्व करिए। व्हाट इज द कर्ल एफ, आई जे ए, डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड। ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस होंगे। व्हाट इज द एफ, एफ कितना था, -3/2 वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई जेड। आई थिंक यही वैल्यूज है ना, -3/2 वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई जेड, ठीक है। इसको फाइंड कर लेते हैं। सॉल्व कर लो, आई डेल ओवर डेल वाई ऑफ वाई जेड माइनस डेल ओवर डेल जेड ऑफ -2xy माइनस टाइम्स ऑफ j, डेल ओवर डेल एक्स ऑफ वाई जेड माइनस डेल ओवर डेल जेड ऑफ -3/2 वाई स्क्वायर, ओके, प्लस k डेल ओवर डेल एक्स ऑफ -2xy माइनस डेल ओवर डेल वाई ऑफ -3/2 वाई स्क्वायर। सिंप्लीफाई, आई टाइम्स जेड माइनस
0 माइनस जे टाइम्स 0 माइनस 0 प्लस के टाइम्स माइनस 2y माइनस 3y विद द प्लस 3y। भाई इसमें सॉल्व ठीक से करवा दीजिएगा, नहीं तो फिर अगर कोई मिस्टेक हो गई तो फिर पकड़ भी नहीं पाएंगे। प्लस के टाइम्स ऑफ वाई, ये आपका आ गया कर ले। अब आपके पास नेक्स्ट डिमांड क्या है? एन। अब एन क्या है? एन अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। एन इज बेसिकली आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। तो अब एन आपका सरफेस क्या है? आपके प्रॉब्लम के अंदर सरफेस क्या है? दिस वन। इसका आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर ऑब्टेन कर लो। हाउ टू ऑब्टेन द आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर? यूनिट वेक्टर। क्यों भाई? del g अपॉन नॉर्म ऑफ del g। ओके, इसको आप मान लो जी, कुछ भी अगर मान लो हम इसे कैपिटल जी कह देते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। सही है भाई? कोई ऐसी चीज तो मैं नहीं कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज ही सॉल्व कर रहा हूँ जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हमें एन निकालने के लिए क्या लिखना होगा? ग्रेडियंट ऑफ जी अपॉन नॉर्म ऑफ ग्रेडियंट। सो पहले आप डेल जी निकाल लीजिए, विच इज डेल ओवर डेल एक्स ऑफ जी आई प्लस डेल जी ओवर डेल वाई जे डेल जी ओवर डेल जेड के। कितना आएगा भाई? ये जी आपके पास है एक्स आई प्लस सॉरी एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सो यहाँ कितना आ जाएगा? आई। यहाँ कितना आ जाएगा? जे। यहाँ कितना मिल जाएगा आपको? के। ठीक है ये भाई आपका जी ए है। इसको आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं पार्सली। तो जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो केवल यहाँ पर 1 मिलेगा, वाई का यहाँ से 1 मिल जाएगा, जेड का यहाँ से 1 मिल जाएगा। सही है? आपको निकालना है एन, तो आप इससे पहले नॉर्म भी निकाल लो। हेंस ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? डीएस। डीएस और निकालना है। डीएस कैसे मिलता है भाई? अब यहाँ पर एफ कहाँ से आएगा भाई? ये आप इसको दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई, और एफ एक्स वाई कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स माइनस वाई। सही है? क्यों भाई? ठीक है, इसको लिख दो। इसमें सारी चीजें बहुत इजी हैं, लेकिन बस स्टेप बाय स्टेप आप बिना कंफ्यूज हुए एक एक चीज को प्रोसीड कर दो। तो एफ एक्स कितना मिलेगा? -1² प्लस एफ वाई कितना मिलेगा? -1² प्लस 1 टाइम्स ऑफ डी ए। ये कितना आ गया? √3 टाइम्स ऑफ डी ए। ओके, नाउ अभी भी एक चीज आपकी बची है, हाउ टू फाइंड दिस डी ए। भाई इसकी लिमिट्स कहाँ से आएंगी? आपने एस में तो कर लिया, डी को ही बना दिया। नाउ द प्रोजेक्शन ऑफ द प्लेन ऑन टू द एक्स वाई प्लेन, उसको और लिख लो। नाउ टेक प्रोजेक्शन ऑफ एस ऑन टू एक्स वाई प्लेन। जैसे ही आप प्रोजेक्शन लेंगे क्या आएगा? ये ट्राइंगल बनेगा ना, ट्राइंगुलर रीजन। मैं रीजन को शेडेड भी कर देता हूँ।
यही होगा ना प्रोजेक्शन, ठीक है। यहाँ पर ओरिजिन हो गया, यहाँ पर 1 0 आ गया, यहाँ पर 0 1 आ गया। एंड व्हाट इज द इक्वेशन नाउ? x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। मैंने ये एक्स वाई पर लिया है प्रोजेक्शन, आप कहीं और भी टेक कर सकते हो, तो उन के हिसाब से आपको सारी वैल्यूज कंसीडर करनी पड़ेगी। फिर स्ट्रिप ले लेता हूँ। हाँ बताइए बच्चे। सो व्हाट इज द y वैल्यू? y गोज फ्रॉम 0 एंड दिस गोज अप टू 1 minus x. So how much x value? X is goes from 0 to 1. हमें जहाँ पर भी जरूरत पड़ेगी वो भी हम यहाँ से पुट कर लेंगे। ओके, तो अभी जो पीछे एक इक्वेशन हमने कुछ कॉल की है उस पर पुट कर देते हैं ये सारी वैल्यूज। मे बी डबल स्टार, सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज इन डबल स्टार। So S curl f dot n ds, this can be written as d. What is the curl f? कर्ल एफ इज आई जेड। सर आपने ये ds कैसे निकाला? ds तो बच्चे ये फॉर्मूला लगाया है सरफेस के। fx माइनस 1 और fy। हाँ देखिए हमारे पास सरफेस क्या था, सरफेस, वेयर इज द सरफेस, दिस इज द गिवन सरफेस। इसको मैंने क्या लिख लिया, z इक्वल टू एफ एक्स वाई 1 माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ से एफ एक्स निकालूंगा -1, एफ वाई निकालूंगा -1। यस सर, मैंने कैपिटल F समझ लिया। यस सर नहीं, ठीक है। वो एक्चुअली मैंने वही बोला ना कि क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, लेकिन इतना सारा वर्क करना होता है कि आप वहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कोशिश यही की है कि आपको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप लिखी जाए। मैंने इसीलिए पहले फॉर्म लिख दी, भाई क्या चाहिए, कर्ल एफ चाहिए, ऑब्टेन कर लिया, एन चाहिए, एन ऑब्टेन कर लिया, डीएस चाहिए, डीएस कैसे मिलेगा। मैंने हर एक चीज को तब लिखा है जब उसको यहाँ एक्सप्रेस करता है क्या, भाई डीएस का ये फॉर्मूला, अब मुझे एफ एक्स चाहिए, एफ वाई चाहिए, कहाँ से मिलेगा, सरफेस से। तो वो मैं फिर उसको प्रोसीड करता चला गया। अगर हाँ वन टाइम अगर मेरे से कोई डायरेक्ट कह दे नहीं इसको सॉल्व कर दो, तो हो सकता है मैं भी मिस्टेक कर जाऊं, तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे याद हो जाएंगे। दिस इज द जेड आई प्लस 0j माइनस आई थिंक कर्ल एफ इज के बाई, तो -0 और +0 इज सेम, प्लस ऑफ के वाई यानी y टाइम्स ऑफ k डॉट एन। व्हाट इज द एन? एन आप लोग ऑब्टेन कर चुके हैं, i प्लस जे प्लस के अपॉन √3। आपने ds ऑब्टेन कर लिया है। व्हाट इज द ds? √3 da। सो √3 da, √3 टू √3 कैंसिल। अभी मैं da ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ इसको सिंप्लीफाई कर लूँ। दिस इज द जेड, जे का आपका कॉम्पोनेंट 0 प्लस k टाइम्स ऑफ k वाई डी। अब आप ब्रेक कर लो। अच्छा ब्रेक भी मत करो, पहले z को यहाँ से रिमूव करो। 1 माइनस एक्स माइनस वाई इज द z वैल्यू थ्रू द सरफेस इक्वेशन, प्लस ऑफ y, एक बाई से बाई कैंसिल, डी एक्स वैल्यू 0 to 1, y वैल्यू 0 to 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, क्या लिखना है, डी वाई डी एक्स। ये तो अब समझ आने लगा होगा कैसे लिखा जाता है, सॉल्व कर दो। दिस इज द y माइनस एक्स वाई, या 1 माइनस एक्स इज टेकन आउट देन दिस इज डायरेक्टली ऐसे ही हटा, 1 माइनस इज टेकन आउट then the integration is y, this is 0 to 1 minus x dx, so
x इक्वल टू 0 to 1 विच इज 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स माइनस 0। तो ये कितना हो गया 1 माइनस एक्स टू द पावर 2। इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो 1 माइनस एक्स टू द पावर 3 अपॉन 3, बट ये माइनस में है सो इसलिए एक बार यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। एंड द लिमिट्स आर 0 to 1, सो माइनस 1 माइनस माइनस 1 3 और माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 0 टू द पावर 3/3। अगर आपको कोई डाउट लग रहा हो तो आप इसको पुट कर लीजिए कंप्लीट सॉल्व। सो फाइनली इज 1/3। आई थिंक यही वैल्यू आपने लाइन इंटीग्रल से भी सॉल्व की थी। सो यू कैन राइट फ्रॉम द स्टार एंड डबल स्टार। आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार इंटीग्रल c -3/2y² dx plus x/dy plus yz dz is same as इंटीग्रल, या ऐसे छोड़ो, ऐसे लिखिए क्योंकि हम f फिर यहाँ पर कर्ल f कैसे लिखेंगे, f.dr is same as कर्ल f.n ds is वेरीफाइड। ठीक है, तो आपको सिंपली यही प्रूव करना था कि LHS एंड RHS आर सेम। मैंने लाइन इंटीग्रल इसका नहीं सॉल्व किया। अब आप सोच सकते हैं, देखिए अगर मैंने लाइन सॉल्व नहीं किया तो इतना लेंथी था। इन्होंने इसमें तो बहुत छोटे छोटे में सब कुछ लिख के दे दिया है, ठीक है, और उनका आंसर आ गया। लेकिन हम इसको जब खुद सॉल्व करते हैं तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है आपका। तो आप लाइन इंटीग्रल तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं बच्चे। आप भाई लाइन इंटीग्रल आप लोग कर लेंगे नहीं? यस सर। अब मैं कुछ एग्जांपल्स देख, चलिए ये एग्जांपल्स तो हम बाद में देख लेंगे, अभी छोड़ रहा हूँ इसको। तो एक एग्जांपल 3 बचा है। ओके, एक्सरसाइज में देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 to 5। अब खुद यहाँ पर आप लोग देखिए कि इसने वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर द वेक्टर फंक्शंस एंड सरफेसेस गिवन इन प्रॉब्लम 1 to 5। ये जो अभी हमने एग्जाम्पल किया है डिटो वो एग्जाम्पल आपको यहाँ दिया गया है, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चंस हम इसमें कोशिश करें कि सॉल्व करें, बाकी सारे क्वेश्चंस को हम नहीं कहेंगे कि आप प्रूव करें, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली आपको कितना भी फास्ट आप करेंगे 30 to 40 मिनट आपको एक क्वेश्चन में मिनिमम लगेगा। जैसे 1 में आपको दिया है अपर हेमिस्फीयर। अपर हेमिस्फीयर मैं क्वेश्चंस एक भी अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ और मैं आज इसको यहीं पे बाइंड अप करूंगा, सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक दो क्वेश्चंस में जो कंडीशंस गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। अब हेमिस्फीयर का मतलब आप लोग सब जानते ही हैं, आपको एक हाफ पार्ट ऑफ अ वॉल गिवन है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो सरफेस आपका क्या होगा, इस सरफेस को अगर मैं थोड़ा सा और अच्छे से डीपली बनाना चाहूँ तो सॉरी, सर ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे फिर आज? क्या चीज? ये सर फिर लास्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद आज के लिए? यस सर, यस सर। एक्सरसाइज आपकी लास्ट नहीं है, आज के लिए हम लास्ट करने जा रहे हैं। पूरा क्वेश्चन मैं नहीं यस कराऊंगा, सर, मैं भाई आज के लिए लास्ट करेंगे ये। आज के लिए मैं लास्ट रख रहा हूँ, ओके सर।
क्योंकि देखिए सिर्फ क्वेश्चंस सारे करा देने से काम नहीं चलेगा अगर प्रैक्टिस नहीं होगी। और कंटेंट हमारा अप्रोक्सीमेटली अब तो अच्छा ही चल रहा है। ये सिर्फ मैंने सरफेस बनाने की कोशिश की है, ऐसा नहीं होता है, ये तो आपका सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका जो आपकी हेमिस्फीयर जो आपने कंसीडर किया है उसका सरफेस है। हमें नहीं पता है कि ये हेमिस्फीयर सॉलिड है या हॉलो है, बट उसकी जो ऊपरी लेयर है वो हमें पता है। वो लेयर हमने यहाँ पर सिर्फ रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। इक्वेशन ऑफ द हेमिस्फीयर इज गिवन z इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आपको ये सिंपली एफ एक्स बाई भी कह सकते हो कि आपको क्या दिया है, एफ एक्स बाई। ठीक है, आप इसको एफ एक्स बाई कह सकते हो। इस पे आप एक नॉर्मल आपको बेसिकली वेरीफाई करने की बात की गई है। अच्छा, सबसे पहले व्हाट इज द बाउंड्री ऑफ दिस सरफेस, व्हाट इज द बाउंड्री ऑफ दिस सरफेस। बताओगे भाई? बाउंड्री पर आपका कर्व होगा, ये आपको पता है। तो बेसिकली आप जो आपके पास आप किसी भी फ्रूट को ले लीजिए। आजकल जैसे एप्पल नॉर्मली हम लोग हमेशा अपने घरों में यूज करते ही हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट या किसी भी टाइम। मुझे लगता है अप्रॉक्सीमेटली 95 to 99% पर्सन्स एप्पल पर डे यूज करते हैं। आपका एप्पल है, अब उसको आपने सपोज कर लीजिए कि मिड से आपने कट कर दिया। तो अब जब आपने कट किया है तो आपकी बाउंड्री कहाँ बन रही होगी एप्पल पर? अरे भाई, जो नाइफ आपने जहां से रखा है, जो आपके एप्पल की स्किन है जिसको आपने कट किया है, वो सारी स्किन जो सेगमेंट कट हुआ है, दिस फॉर्म्स द बाउंड्री। तो अब इसमें जो बाउंड्री इसकी आएगी वो बेसिकली आपको एक सर्किल मिल जाएगा। तो इसकी जो बाउंड्री बेसिकली ये, मैं अब दूसरा कलर ले लूं थोड़ा अच्छे से बना सकता हूं। दिस वन इज द सर्किल। तो ये क्या हो गई इसकी बाउंड्री, इसका ओरिएंटेशन हो गया काउंटर क्लॉकवाइज। इसने कुछ दिया है या नहीं? नहीं, इसने कुछ नहीं दिया। तो हम अपना जो स्टोक्स थ्योरम का एजम्पशंस है उसके अकॉर्डिंग ही इसको कंसीडर करेंगे, अदरवाइज ये यहाँ पर आपको डिफाइंड करेंगे। ठीक, तो ये आपको बाउंड्री आ गई, जिस बाउंड्री को हम यहाँ पर बना चुके हैं ये। और ये कितनी फॉर्म हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। ठीक है, बाउंड्री मिल गई आपको। आप इसका प्रोजेक्शन भी देख सकते हैं, प्रोजेक्शन पार्ट भी आपको मिल गया। बाकी फिर अगले सॉल्व करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। इस बाउंड्री पे पहले तो आपको इसको वेरीफाई कराना है, स्टोक्स थ्योरम। तो एफ डॉट डी आर इंटीग्रल सी एफ डॉट डी आर। सी आपका क्या है, दिस वन। हो जाएगा इतना कम भाई? अब यस सर। भाई करिएगा इसको। मैं बहुत क्वेश्चंस के लिए नहीं कहता हूं, मैं आपसे एक क्वेश्चन कहता हूं। अगर एक क्वेश्चन भी ना आप अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको लगा के, जो मैंने आपको सॉल्व कराया उसको अगर प्रोसीड कर लेते हैं तो हमें इतने सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपका ये पार्ट हो गया, बाउंड्री पर आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब आपको दूसरा पार्ट बचता है, अगेन सेकेंड वन, सरफेस इंटीग्रल
कर्ल एफ डॉट एन ds, कर्ल एफ डॉट एन ds। अब आपको बचता है ये पार्ट सॉल्व करना, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, अगर कुछ गलत भी बोलेंगे तब भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कम से कम आप इनिशिएट करेंगे तभी तो अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कर्ल एफ तो आप इजीली निकाल सकते हो, आपको फोर्स फील्ड दिया है, आप कर्ल एफ निकाल लो। एन आप डिफाइन कर सकते हो, बिकॉज आपको सरफेस दिया है, आप एन डिफाइन कर सकते हो, मिल जाएगा। ठीक है, ds आपको पता ही है कैसे निकालना होता है, सारा आपका सॉल्व हो गया। इसको आप सॉल्व करिए, इसको एक दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा वो कल, पहले आप इस पे ही इसको केवल सॉल्व करिए। ठीक है, थोड़ा सा जब कॉम्प्लिकेशंस आएंगी उनको रिजॉल्व करने के लिए मैं आपको नेक्स्ट डे इसको थोड़ा बताऊंगा। एक और भी ओवरव्यू है, चाहे तो आप इसको थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे रहा हूँ केवल, वो ये है कि कुछ आप एग्जाम्पल नंबर 3 की हेल्प ले सकते हो, इसको सॉल्व करने के लिए एग्जाम्पल 3 की हेल्प ले सकते हो। एग्जाम्पल 3 से आप कुछ अगर ऑब्जर्व करके देख पाते हो देन ओके, नहीं तो इसको मैं कल एग्जाम्पल 3, मैं एग्जाम्पल नहीं करूंगा, मैं आपको क्वेश्चन पे बताऊंगा फिर ये। ठीक, तो आज आप इतना ही रखिए, बाकी आप पूरा डिटेल्स में सॉल्व करिए। डिटेल्स में मीन्स जो एन निकालना है उसको आपके पास जी अवेलेबल है, जी मीन्स सरफेस अवेलेबल है, आप उस सरफेस की हेल्प से ये कैपिटल एन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, कॉम्प्लिकेटेड होगा उसको हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करके सिंप्लीफाई करके कल फिर से सॉल्व करेंगे। और अगर आप डायरेक्टली, मैंने आपको हिंट दे दिया कि एग्जाम्पल 3 से कुछ अगर आप ऑब्जर्व कर पाते हैं देन वेरी गुड, फिर तो मुझे लग रहा है कि जो कुछ बताने की खास जरूरत भी नहीं बचेगी।